2016 में एक फायरिंग का वाकया हुआ था। गो के जो हमदर्द लोग थे इन दोनों खानदानों को मिलाना चाहते थे, कुछ ऐसे मुश्तरका दोस्त भी थे। आरफ मीर टीपू थे, वो जख्मी हुए, उसमें भी एक दिन के लिए भी ये अंदर नहीं गए। तो अब आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसी पेशरफ्त होगी हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से कि ये लोग कुछ अंदर जाएंगे? बाज लोग ये कह रहे थे जी एहसन शाह को लॉन्च किया गया इस मुकदमा से तवज्जो हटाने के लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि इस केस का भी पिछले कत्लों की तरह कुछ भी नहीं बनेगा। हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे सोशल मीडिया पर एक ही धूम मची हुई है आजकल। मीर बलाच टीपू कत्ल केस के बारे में हर बंदा चर्चा कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है। और पुलिस की तरफ से एक और पेशरफ्त हुई है, उनका करीबी साथी एहसन शाह, जिसने 5 करोड़ के एवज अपने करीबी दोस्त को बेचा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट जनाब खुरम पाशा साहब। आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या तजज़िया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। बताएं क्या नई पेशरफ्त हुई है इस केस पर? पेशरफ आज जो इसमें ताज़ा तरीन हुई है वो ये है कि तमाम तर तफ्तीश के मराहिल को सामने रखते हुए और जो उसमें से नतीजा अखज़ किया गया, उसके बाद पुलिस ने इस केस के मरकजी करदार तीफी बट के रेड वारंट हासिल करने के लिए एक प्रोसीजर का आगाज कर दिया है। क्योंकि अभी तक इस केस में जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे उन सब ने ही इस बात का इतराफ़ कर लिया हुआ है कि ये सारा जो नेटवर्क चला था उसको कत्ल करने का, वो तीफी बट ग्रुप की तरफ से चलाया गया था। और इस केस के जो सबसे अहम मोड़ तो तभी सामने आ गया था जब एहसन शाह गिरफ्तार हुआ था, जो सबसे करीबी था बलाच का। और उसके अलावा भी जितने मुल्ज़मान पुलिस ने अपनी हिरासत में रखे हुए हैं, गो कि अभी तक उनकी गिरफ्तारियां जाहिर नहीं की जा रही, हकाम अभी किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जितने लोग पकड़े गए थे उन सब ने उस साजिश कहाँ से शुरू हुई और किस तरह बलाच तक पहुंच के उसका खात्मा किया गया, उन सब चीज़ों का इंकशाफ कर दिया हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये बचपन का दोस्त था बलाच का, तो इसने उसको क्यों बेचा? आया पैसों की एवज बेचा है या कोई पर्सनैलिटी जेलसी? इसमें शराजी भाई सिर्फ पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गो के पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो लालच भी था, एक हसद भी होता है। गो के वो उसका दोस्त था और उसे हसद भी करता था। और जो अब तक की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हुई हैं उनके मुताबिक बलाज का सत्यानाश करने में हाथ उसी का होता था। बलाज के बहुत सारे ऐसे करीबी लोग थे जो उसके वालिद के साथ, जिनकी दोस्तियां थी, उसके वालिद के साथ उनका टाइम गुजरा था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बलाज से, इस शख्स की वजह से जिसका नाम एहसन शाह है, इसकी वजह से पीछे हटते जा रहे थे। और वो ये कहा करते थे कि बलाज गलत हाथों में चला गया। बलाज को समझाने की भी कोशिश की कई बड़ों ने उसके, कि एहसन शाह से ना छुटकारा हासिल कर, क्योंकि इसकी कोई रिप्यूट अच्छी नहीं थी। बलाज के नाम पे दिहाड़ियां लगाना, लोगों को डराना धमकाना, और कुछ बातें ऐसी हैं जो जातियात पर आती हैं, तो वो मैं तो कोशिश करता हूँ किसी की जाती ज़िंदगी के बारे में बात ना करूँ, लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जिसकी वजह से उसकी फैमिली के लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे। मैं तो यहाँ तक सुना है कि उसका जो वालिद मरहूम था मुजफ्फर शाह, वो तो एहसन शाह को अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मुकाम आए कि उसको आग करने लगा था इसकी हरकतों की वजह से। अच्छा। और अब भी उसकी फैमिली में भी एक सदमे की कैफियत है, क्योंकि बलाज टीपू फैमिली के साथ एक तो सबका ही ज़ाहिर है तल्लक था, घरों में उनके फैमिली का भी इसके घरों में आना जाना था। दूसरा वो उनको भी इस बात की तकलीफ है कि इसने ये किया क्या है। और कोई चीज़ ये देखे ना, तीफी बट ग्रुप के साथ बलाज टीपू ग्रुप की दुश्मनी एक अरसे से चलती आ रही है, साला साल से चलती आ रही है, करीना दुश्मनी है उनकी चलती। आपस में चल अब रही है। दुश्मन तो दुश्मन का हमेशा बुरा ही सोचेगा, अच्छा तो नहीं सोचेगा। एक दुश्मन किसी दुश्मन का बुरा सोचता है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ से बालातर थी कि एक सबसे जो क्लोज दोस्त हो, बातमाद दोस्त हो, वो उठ के इस किस्म की हरकत कर दे। इसमें एक बात, बाज लोग ये कह रहे थे जी एहसन शाह को लॉन्च किया गया इस मुकदमा से तवज्जो हटाने के लिए।
और सारा फोकस इस वक्त एहसन शाह पे है। ये चीज़ नहीं है कि एहसन शाह पे फोकस है तो बाकी मुकदमे में से आपकी तवज्जो तकसीम हो गई है। एक्चुअली अगर कोई और मुलाजिम पकड़ा जाता, कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता कि जो जिसका बलात से ज़्यादा तल्लुक ना होता। आप भी इन चीज़ों को समझते हैं कि दुश्मनदारियों में हमेशा घर का भेदी ही लंका ढाता है, लेकिन इतना करीबी भेदी लंका ढा देगा ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वजह से वो एहसन शाह हाईलाइट हो गया। लोगों की तवज्जो जो है वो सारों की एहसन शाह की तरफ चली गई और उसके जो इंकशाफात हैं वो बड़े ही, अगर आप इनकी अभी डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि अभी हम भी बात करते हैं अपने सोर्सेज की रिपोर्ट पे, ऑफिशियली पुलिस ने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की। जब वो स्टेटमेंट आएगी उसमें जब एहसन शाह के जो इंकशाफात आएंगे आपकी अकल दंग रह जाएगी कि वो ये घिनौना खेल कब से खेल रहा था और वो क्या क्या हरकतें करता रहा, और उसकी हरकत की वजह से ये दुश्मनी की जो आग थी ना उसमें मजीद इजाफा हुआ था। दोनों क्योंकि तरफ भड़क गई। भड़की इस वजह से ना कि जब वो बलाज की निजी महफिलों की भी वीडियोस बनाया करता था, बलाज की निजी गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड किया करता था। अब जब आपस में चंद दोस्त बैठ के जो बातें करते थे वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके वो इसके मुखालिफ ग्रुप को भेजा करता था। वो चीज जो थी वो एक इंतशार की सूरत हाल पैदा करती थी। सुनने में तो ये भी आया कि इनकी आपस में सुलह सफाई भी हो रही थी या हो चुकी हुई थी। वो बातें पुरानी हो गई, हम्म। वो बातें और उस वक्त दम तोड़ गई थी। इस वक्त 2016 में एक फायरिंग का वाकया हुआ था। गो के जो हमदर्द लोग थे इन दोनों खानदानों को मिलाना चाहते थे, कुछ ऐसे मुश्तरका दोस्त भी थे, वो भी ये चाहते थे कि दुश्मनी खत्म हो, इस दुश्मनी की आग को मजीद ना भड़काया जाए। लेकिन बात फिर वो आ जाती है, जिस तरह बलाज टीपू ग्रुप में एक एहसन शाह था, इसी तरह तीफी बट ग्रुप में भी कोई एहसन शाह टाइप लोग थे जो उधर भी भड़का के रखते होते थे। और ये जो इंतशारी लोग हैं उनकी वजह से भी ये सुलह पॉसिबल ही नहीं हो पाती थी। क्या समझते हैं कि ये इत्तेफाक है या इसे प्लान किया गया? आरफ मीर टीपू जो मर्डर हुए एयरपोर्ट पर, उनके कत्ल में भी एक एहसन शाह शख्स नॉमिनेट था और इनके बेटे के कत्ल में भी एक एहसन शाह ये एक नामजद। इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। उसमें भी एक एहसन शाह मुलजम था, इसमें भी एक एहसन शाह मुलजिम आ गया। बल्कि जब एहसन शाह की जब तक गिरफ्तारी के बाद तस्वीर सामने नहीं आई थी तो लोग उसी एहसन शाह को समझते रहे जो एयरपोर्ट वाले वाकया में मुलव्वस था। इसमें एक और भी इत्तेफाकी बात हुई। अभी एक बहुत बड़ी तब्दीली लाहौर पुलिस में की गई। वो तब्दीली क्या थी कि जिस वक्त टीपू ट्रकावाला का कत्ल हुआ लाहौर एयरपोर्ट पर, तो उस वक्त भी सीआईए में कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब बतौर एसपी तैनात थे। अब जब ये वाकया हुआ तो वो बतौर डीआईजी तैनात थे सीआईए में, और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उनको तब्दील कर दिया गया। अब बाज हल्के इस तब्दीली को भी गैर मामूली तब्दीली करार दे रहे हैं। उन हलकों का ये भी कहना है कि कैप्टन लियाकत को एक साजिश के तहत हटाया गया है और कैप्टन लियाकत को तब्दील करवाने में भी बलाज के मुखालफिन का हाथ है, क्योंकि वो ये समझते थे कि कैप्टन लियाकत जो है वो उनके इस केस की तफ्तीश में किसी भी असर को हायल नहीं होने देगा। ये भी जो बातें हैं इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ये एक पुलिस का अनटर्निंग मामला है, ये तो उन्हें से छोड़ देते हैं। हम ये बात करते हैं कि एहसन शाह एक खानदानी जो घराने से ताल्लुक रखता था। मैंने सुना है कि उसके दादा जो थे वो संत नगर की मस्जिद में खतीब थे और इसके वालिद जो थे वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, मुजफ्फर शाह। जी, इसके वालिद बिल्कुल प्रॉपर्टी के काम से अटैच थे और इसके खानदान के काफ़ी लोग थे वो जो प्रॉपर्टी के मामला के साथ ही अटैच थे। इसके वालिद मुजफ्फर शाह का पीपल्स पार्टी में भी ताल्लुक था। खासा ताल्लुक था। बल्कि जब वो फोत हुए हैं तो बिलावल भट्टू जरदारी जो है वो उनके घर भी आए थे। हाँ, इस पॉइंट से आपको एक और बात बताऊंगा कि ये भी इंकशाफात हुए हैं ज़राए के ज़रिए कि एहसन शाह को मुस्तकबिल में एक बड़ा सियासतदान बनाने की भी पेशगोइयाँ की गई थी और उसको ऑफर्स थी कि अगर वो हमारे साथ चलता रहेगा, हमारे साथ वफादारी करता रहेगा, तो मुस्तकबिल में उसको इलेक्शन भी लड़ाया जाएगा और उसे रुकने सूबाई असेंबली बनाने तक की भी बातें सामने आ रही हैं। जो लोग ट्रैप होते हैं या ट्रैप करते हैं, क्या उनकी अकल इतना काम नहीं करती कि अगर इनके खानदान में आज तक कोई एमएनए या एमपीएस नहीं हो सका या खुद ये एमपी एमएनए नहीं बन सके तो मुझे क्या बनाएंगे? ये ख्वाहिश तो होती है ना इंसान की, ख्वाहिश उसके बंदा अल्लाह के अंदर आगे फरियाद नहीं कर सकता है। उसके अंदर ये चीज़ का कीड़ा तो था ना, तो वो सियासी तौर पे भी बड़ा मुतहर्रिक होने की कोशिशें भी करता था और उसके जो स्टाइल थे वो सारे आपको पता है, आपको भी इसकी काफी सारी बातों का पता है कि तो वो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इसकी ट्रेंड हुई है
क्या ये उम्रे पे जो गया था उस वजह से ये टेंड हुई हुई है, या ये पुलिस ने टेंड की है? नहीं, ये पुलिस ने की है। पुलिस ने की। ना सिर्फ इसकी की है, दीगर मुसलमान की भी की है। अच्छा, तो क्या टेंड करने से जो मुद्दई मुकदमात हैं उनको राहत मिल जाएगी? नहीं, तो ये तो एक आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जलील करने के लिए की है। इवन ये भी हुआ है कि कुछ लोग बलाज ग्रुप के ऐसे दोस्त, जो एहसन शाह के भी दोस्त है, ज़ाहिर है मुश्तरका थे, वो लोग मिलने भी गए हैं इसको, ताकि वो इस बात को तस्दीक कर सकें कि वाकई एहसन शाह का इसमें कोई किरदार है, पुलिस अपने पास से तो नहीं कर रही। वो जब एहसन शाह को उनके सामने लाया गया और एहसन शाह ने इन सारी चीज़ों का इकरार भी किया, उनके हम्म, सामने भी किया, तो उनमें से कुछ लोगों ने उठ के इसके मुंह पे थूका भी, अच्छा, गुस्से में आ गए। गुस्से में आके। क्योंकि पहले ये भी चीजें चल रही थी कि हो सकता है कि इसका नाम एक साजिश के तहत लिया गया हो, हम्म, ये मुलव्वस ना हो, या कहा यह भी जाता है ना कि पुलिस जबरदस्ती भी किसी से कुछ चीज मनवा लेती है, तो लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। खुरम भाई, आप क्या देखते हैं कि ये इतनी छोटी सी उम्र का लड़का इतना बड़ा प्लानर है कि वो अपने दोस्त जो उसके भाइयों की तरह है उसको कत्ल करने की प्लानिंग करता है, साजिश करता है, रंग बिरंगी गाड़ियों में जाता है टीपी भट्ट के घर में, उसके बाद उम्रे पे चला जाता है और वापसी पर आकर अपने पाँव पर झूठी फायरिंग करवा लेता है। ये पुलिस को उलझाने वाली सारी स्टोरी, ये 30 32 33 साल का लड़का, ये इतना क्रिमिनल माइंड कैसे हो सकता है? क्रिमिनल माइंड तो निकला है, लालच ने उसको अंधा कर दिया, हसद ने उसको अंधा कर दिया। अब होता ये है कि इंसान लालच में बहुत कुछ कर सकता है, हम्म, उसको अपने उसके रिजल्ट्स जो है या उसका अंदाजा नहीं होता। जिस चालाकी के साथ वो चल रहा था, जिस चालाकी के साथ वो बिफोर टाइम ही उमरा पर चला गया, हम्म, उसकी तरफ तो शक ही नहीं जा सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वापस आके एक ड्रामा रचाने की कोशिश की उसने कि खुद साख्ता सा एक फायर मारा, ये भी आप जो बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम बहैसियत एक मुसलमान, हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी दे। आमीन। आप खाना काबा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है, बेशक। ठीक है? फिर जब वो वहाँ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो कोई टाइम वहाँ जाके ज़ाया करें, वो इबादत में मशगूल रहते हैं। बेशक। अपने गुनाहों की हम माफ़ियाँ भी माँगते हैं, अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इल्तिजाएँ भी करते हैं। यही चीज़ चलती है ना, और हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मेरे पास टाइम कम है, मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ और मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ। बिल्कुल। तो अब आप वो देखें कि वो कैसा गलीज़ इंसान पाया गया है, कि जो खुदा के घर पे बैठ के एक इंसानी जान लेने के लिए की जो कोशिशें थी, जो साजिशें थी, उनका वो हिस्सा बना हुआ था, और उसने वहाँ बैठ के एक कत्ल करवा दिया ना। हम्म, तो सर जी, अल्लाह ताला की ज़ात भी तो देख रही है ना। बेशक। अब आप देखें इस मैटर में कितनी जल्दी वो एक्सपोज़ हुआ है, उसका ड्रामा कितनी जल्दी बेनकाब हुआ हम्म, है। जब वो ये सारे सीन चला रहा था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होना कि मेरे पे किसी का शक जाएगा। खुरम भाई, क्या आप समझते हैं कि जिस मुल्क में अब टीफी बट वगैरह चले जा चुके हैं, वो वहां पे रेंट रेंट काम करेंगे हमारे? देखें, जो पाकिस्तान का जिन ममालिक के साथ इंटरपोल का एक एग्रीमेंट है, हम्म, अगर तो उन ममालिक में वो हुए, तो फिर तो डेफिनेटली इंटरपोल गिरफ्तार करेगी। हम्म, लेकिन अगर वो किसी ऐसे मुल्क जाके बैठ गए हैं जहाँ इंटरपोल का पाकिस्तान से एग्रीमेंट नहीं है, तो हम्म। वहां से तो नहीं लाया जा सकता। इससे पहले भी हमने देखा कि 2010 में इतने बड़ा सानिया हुआ जो एयरपोर्ट पर, हम्म, वहां पे कत्ल हुए, वो भी पर्चा टिफी बट गोगी बट वगैरह पर था। उससे पहले अवानी अदल में हाँ इतने जी। सारे 5 बंदे मारे गए, आरफ मीर टीपू टीपू। थे, वो जख्मी हुए, उसमें भी एक दिन के लिए भी ये अंदर नहीं गए। तो अब आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसी पेशरफ्त होगी हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से कि ये लोग कुछ अंदर जाएंगे या देखिए सजाएं? शराजी भाई, आपने अगर माजी के मुकदमात को देखें तो उनमें भी इन्हें एक मशवरा की दफ़ा 109 के तहत ही रखा गया था ना। हम्म। तो वो कानूनी तौर पे एक बड़ा है कि आप 109 को साबित नहीं कर सकते, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो क्या तो जब 109 वाला मुलजिम जो है इसी तरह कत्ल कर करके तो निकल अभी तक जाएगा? तो आप हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तानी हिस्ट्री में देख लें कि 109 के तहत आज तक सिर्फ जुल्फकार अली भट्टू को सजा हुई थी। उसके अलावा आप दिखाएं कहाँ पे किसी को सजा हुई है। हम्म, आपकी जूतियां घिस जाती हैं इंसाफ के हसूल के लिए। तीसरी जो सबसे अहम बात कि इसमें पुलिस की तफ्तीश का खासा अमल दखल होता है। हम्म, अगर पुलिस ईमानदारी से अपनी तफ्तीश करती है, लेकिन उस तफ्तीश में भी कोई ना कोई अगर एक पॉइंट भी किसी कानूनी तौर पे कमजोर रह गया है, तो मुल्ज़िम को
अदलिया से उसका फ़ायदा मिल जाता है। अदलिया में वुकला हज़रात उसकी ज़मानत कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब भी इन्हें चूँकि 109 के तहत ही रखा गया है, तो ये अब कुछ कहना क़ब्ल वक़्त है। और ये मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, गो के आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने भी इस बात का माना है कि हमने रेड वारंट के लिए अपना एक प्रोसीजर का आगाज़ कर दिया है। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है। इसमें ये नहीं होना कि आज आप रेड वारंट निकलेगा तो आप रातों-रात मुलज़िम को गिरफ्तार करके ले आएँगे। इसमें भी इट विल टेक टाइम। तो क्या समझते हैं कि मुल्ज़िम इतना बाअसर है कि उसने डीआईजी सीआईए को चेंज करवा दिया है? तो इससे पहले भी उन पर एक ये डॉक्टर हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था, तो उनके जो मामला थे वो 1-2 दिन में सेटल डाउन हो गए थे। डॉक्टर हॉस्पिटल वाला मामला और ये मामला दोनों बहुत मुख्तलिफ है। डॉक्टर हॉस्पिटल वाले मामला में कुछ गलतफहमियां भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पे तो उन्हें हटाया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा कैप्टन लियाकत साहब को दोबारा लगा दिया गया था। एक मैं अब भी आपकी कथा कलामी की मादत, एक बात है वहां पे चले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, यहाँ पे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं, नहीं, यहाँ इन्होंने बिला वजह ही मिसअंडरस्टैंडिंग हटा नहीं, दिया यहाँ मुझे। पे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे बलक जो लियाकत साहब। यहाँ पे जो बातें सामने आ रही हैं ना, और ये बहुत आम बात अब इस वक्त फैली हुई है मार्केट में भी, कि इन्हें जो तब्दील किया गया, क्योंकि उस जिस दिन ये ट्रांसफर हुआ है उस दिन सुबह ही एक मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने एक आर्डर जारी किए थे कि पंजाब भर में पोस्टिंग और जो ट्रांसफ़र हैं उन पे पाबंदी का आर्डर। और उसी दिन जनाब डीआईजी जितनी बड़ी हज़रात के पोस्ट वाला तबादले बंदा के डीआईजी लेवल का तब्दीली चेंज के हो जाता है। अहकामात आ गए। तो उस तनाज़ुर में ये कहा जा रहा है कि एक तगड़ी सियासी शख्सियत ने, जो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी बहुत करीब है, ख़ुसूसन नून लीग के बहुत करीब है वो सियासी शख्सियत, उसके कहने पर ये ट्रांसफ़र किया गया है। और उस सियासी शख्सियत का तल्लुक भी अमीर बिलाज टीपू के मुखालिफ ग्रुप टीपी बड ग्रुप से करार दिया जा रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि इस केस का भी पिछले कत्लों की तरह कुछ भी नहीं बनेगा? नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा कुछ नहीं बनेगा। देखें, इस केस का जो भी बनाना है वो पुलिस की तफ्तीश ने बनाना है और उसके बाद अदलिया ने बनाना है। उसका फैसला तो ना आपने करना है ना हमने करना है। मैं मेरा ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, लेकिन जाहिर है जो भी होगा कानून के दायरे में रह के होना है, कानून से बाहर रह के तो नहीं होना। तो पुलिस ने भी कानून को फॉलो करना है, अदलिया ने भी कानून को देखते के मुताबिक ही मुल्ज़मान के साथ जो भी सलूक करना है तो करना है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना इस केस को आसान अभी लिया जा रहा है, इतना आसान केस है नहीं। मैंने यही कहा ना कि चूँकि मरकज़ी मुल्ज़मान इस वक़्त पुलिस की दस्तरस से बाहर हैं। उन तक पहुँचना, उन तक रसाई हासिल करना है, उनको गिरफ्तार करना, या अगर ये गिरफ्तार नहीं भी होते, खुद आके अगर वो अपनी अबूरी ज़मानतें करा के ही शामिल तफ्तीश हो जाते हैं, तो वो जो कुछ भी होना है वो एक कानून के प्रोसेस के तहत ही होना है ना। टीपू खानदान है, इनसे माफी मांगते हुए एक बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये दुश्मनी की आग को अगर कोई ठंडा करना चाहता, मिसाल के तौर पर जो आरफ मीर और अलमारूफ टीपू हैं या बिलाज इस दुश्मनी को खत्म करता, या कोई भी सियासतदान या पुलिस बड़ा अफसर इसको खत्म करना चाहता, तो क्या आया ये दुश्मनी खत्म हो सकती थी? जी, बिल्कुल ख़त्म हो सकती थी। लाहौर देखें, में हमने देखा है कि इससे बड़ी बड़ी दुनिया में इससे दुश्मनियां खत्म बड़ी-बड़ी हुई हैं। दुश्मनियाँ हैं, उसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं और उन ख़ानदानों में सुलह हुई है तो अमन हो गया। खुरम भाई, आप ये बताइएगा कि अब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी नस्ल चलती आ रही है, अब इसके वालिद साहब जो टीपू मर्डर हुए थे, अब बलाज मर्डर हो गया, अब इसके बाद इनका कौन सा भाई इस सीट पर बैठेगा, अपने कारोबार को संभालेगा? अमीर मौसिफ का ही सुना जा रहा है, ज़ाहिर है वो वो बिलाज तो से छोटा होता है। एडवोकेट है, हाँ जी, वो तो वो लेकिन अब बलाज में और उसमें फ़र्क ये है कि जब बलाज ने सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली थी, तो बलाज उस वक़्त खुद एक मैट्रिक का स्टूडेंट था। तो जबकि अमीर मौसिफ का ये है कि वो खुद लॉयर है, वो बैरिस्टर बना है, उसने बाहर से तालीम हासिल की हुई है। तो उसने भी बलाज के साथ वो खासा टाइम उसका बलाज के साथ ही गुजरता था, जो सारे मामला को उसकी ज़िंदगी में भी उसके साथ मिलके लुक आफ्टर करता था। बल्कि जिस दिन बलाज कत्ल हुआ वो खुद भी उसके साथ ही था, शादी पे ही था वहाँ। तो अब वो ही मामलात को देख रहा है, सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने खुरम साहब की बातें सुनी और इनका तज्जिया सुना, अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उस बच्चे की आखिरी मंजिलें जो आसान फरमाए। है। और हमारा विजन जो हमारा प्रोग्राम करने का वो ये था कि इस तरह की जो खूनी दुश्मनियां हैं उनको आपस में हुकूमती लेवल पर सोच के
ये बैठकर ख़त्म करना चाहिए। अगर ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं तो अच्छी बात है। हमारा मैसेज तो यही है कि लोगों को, हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इस तरह की दुश्मनियाँ ख़त्म करनी चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खुरम भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो जी। मच। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक्स लॉट। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।